ओके, गुड इवनिंग टू यू ऑल। आप सब एडवांस जावा के लिए हैं? कोई सी प्लस प्लस के फंक्शंस के बैकअप के लिए तो नहीं आया है? वो क्लास उधर लग रही है। पाइथन अभी कहाँ है? पाइथन इसके बाद है। आ जाइए बाहर। पाइथन के लिए हैं? चलिए बैठे रहिए, पढ़ लीजिए एडवांस जावा, पढ़ लीजिए आज। चलिए समझिए अब। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एडवांस के लिए अपन को जावा एसी या कोर जावा में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला पॉइंट तो अपन ये डिस्कस करेंगे ताकि बहुत सारी गलतफहमियां आपकी दूर हो जाएं। दूसरा, आज हम मेनली डिस्कशन इस बात पे करेंगे एडवांस जावा क्या है और वो उस जावा से कैसे डिफरेंट है जो आपने सीखी है, जिसे आप बुलाते हैं कोर जावा। बट सबसे पहले आपको बता दूं, एडवांस जावा के लिए आपको कोर में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एडवांस जावा पढ़ने के लिए, जावा डबल ई सीखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कोर जावा में सबसे पहले तो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स की। जब मैं कह रहा हूं ऊप्स कॉन्सेप्ट्स की तो मेरा प्राइमरीली मतलब दो चीज़ों से है, एक इनहेरिटेंस और एक पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में भी अगर आपको याद हो तो दोनों तरह का पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम एज वेल एज रन टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब अगर याद हो तो ओवरलोडिंग, रन टाइम का मतलब अगर याद हो तो ओवरराइडिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो ये चीजें रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरी, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको इंटरफेस के कॉन्सेप्ट्स की। एडवांस में मैक्सिमम चीजें आप देखेंगे इंटरफेस के तौर पे इंप्लीमेंटेड है। याद है आपको इंटरफेसेस क्या होते हैं? क्या होते हैं इंटरफेसेस? क्लास की सब टाइप हैं जिनका रेफरेंस बनता है बट ऑब्जेक्ट नहीं बनाते अपन। उनके अंदर मेथड्स का सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, डेफिनेशंस उन क्लासेस में होती है जो इन इंटरफेसेस को करते हैं इंप्लीमेंट। तीसरा, बहुत ज्यादा जरूरत जिस चीज की पड़ेगी, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। राइट? इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास तौर पे स्विंग, एडब्ल्यूटी, एप्लेट नहीं चाहिए, फाइल हैंडलिंग नहीं चाहिए, मल्टी थ्रेडिंग नहीं चाहिए। इनमें से किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कलेक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग अगर प्रोजेक्ट बैच में थे तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, ना पढ़ा हो तो एरे लिस्ट रिवाइज कर लीजिएगा, वो भी अभी नहीं, काफी आगे जाकर उसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी मेनली जबरदस्ती टाइम वेस्ट, मल्टी थ्रेडिंग, फाइल हैंडलिंग, स्विंग, ये सब पढ़ने में मत करिएगा, क्योंकि जावा एडवांस में जो जीयूआई वाला पार्ट होता है वो स्विंग से नहीं बनता, वो आप वेब टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, विच इज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और वो इस कोर्स का पार्ट है। इस कोर्स में आप ये चीजें सीखेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको सिर्फ कोर आती है, HTML CSS कुछ आपको नहीं आता, वो सब हम इसके अंदर सीखेंगे। बट कोर में ये तीन टॉपिक एटलीस्ट याद से रिवाइज कर लीजिएगा, अभी नहीं लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से पहले। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते वक्त ही आपको थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स और एक्सेप्शन लैंडिंग के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। और एक्सेप्शन लैंडिंग में भी याद रखिएगा, एडवांस में अधिकतर एक्सेप्शंस चेक्ड होती हैं। याद है फर्क आपको? चेक्ड और अनचेक्ड। अनचेक वो होती हैं जिनके लिए ट्राई कैच जरूरी नहीं होता, चेक वो होती हैं जिनके लिए ट्राई कैच जरूरी होता है। तो अधिकतर एक्सेप्शंस यहां पर चेक्ड हैं। इतना समय निकाल कर रिवाइज कर लीजिएगा ताकि एडवांस में चीजें पढ़ते वक्त आपको दिक्कतें ना जाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आज बात करते हैं क्या है एडवांस जावा, क्या है JEE जो आप इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सीखेंगे। तो अगर आपको याद हो, जब आपने कोर्स शुरू करी होगी, कहीं से भी आपने जब कोर पढ़ी होगी, तो आपको कोर पढ़ाते वक्त ये बताया गया होगा कि जावा बनाने वाली कंपनी किसने बनाई? जावा सन माइक्रोसिस्टम्स ने। ओरेकल ने तो सन को टेक ओवर करा और 2010 के बाद जावा के जितने वर्जन आए वो ओरेकल ने बनाए। 2010 से पहले जावा के जितने वर्जन थे वो सन माइक्रोसिस्टम्स ने बनाए थे। तो सन की तरफ से जावा के 3 वर्जन्स लॉन्च करे गए थे शुरुआत से, हमेशा नहीं। जब जावा फर्स्ट टाइम मार्केट में आई थी 1996, कौन सी डेट? 23 जनवरी 1996 जावा की बर्थ डेट है। उस समय जावा बस जावा के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जावा इतनी वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में यूज होने लगी कि जो कंपनीज थी, सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, उनको अपने जॉब एडवर्टाइजमेंट्स में बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। उनको ये समझ में नहीं आता था कि वो जॉब निकालते वक्त कैसे मेंशन करें कि उन्हें किस तरीके के जावा डेवलपर की जरूरत है। तो इन लोगों ने सन माइक्रोसिस्टम से रिक्वेस्ट करी कि आप जावा की ब्रांचेस बना दीजिए ताकि हम लोग जॉब ओपनिंग्स निकालते वक्त ये बता पाएं कि हमें किस तरीके के जावा प्रोफेशनल की जरूरत है। हम लोग को एडवांस जावा के लोग चाहिए होते हैं और वहां कोर जावा वाले अप्लाई कर देते हैं। तो पहली बार 1997 में सन को ऐसा लगा कि जावा के डोमेन के हिसाब से जावा के अलग अलग निकालने चाहिए एडिशंस,
और उन्होंने जावा को 3 एडिशंस में डिवाइड करा। पहले एडिशन का नाम उन्होंने दिया J2SE, दूसरे एडिशन का नाम उन्होंने दिया J2EE। लिखिए कुछ मत, मैं सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा एंड एज यूजुअल हर पॉइंट की स्लाइड है वो आपको मेल होती जाएगी, सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिएगा। और तीसरा उन्होंने निकाला J2ME। ये मैं आपसे किस साल की बात कर रहा हूं? ये मैं आपसे 97 के आसपास की बात कर रहा हूं। उसके बाद लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, लोगों ने बोला ये 2 बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि आपको जानकर सरप्राइज होगा ये 2 था लेकिन जावा का 2 वर्जन नहीं आया था, ये जावा के 1 वर्जन पे इन्होंने चेंजेस कर दिए थे। यानी इसका पूरा वर्जन था जावा 1 जावा 2 SE। अब लोग बड़े कंफ्यूज, जावा 1 जावा 2 SE इसका मतलब क्या है? तो सन ने लोगों की बातों को ध्यान रखते हुए फिर फाइनली 2 इसमें से हटा दिया। तो आज प्राइमरीली जावा के जो आपको 3 वर्जन मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज JSE, JEE एंड JME। एक क्विक रिवीजन आपको दे दूं, वैसे आपको इन सब के बारे में बेसिक्स तो मालूम ही होंगे कोर पढ़ते के वक्त। JSE स्टैंड्स फॉर जावा स्टैंडर्ड एडिशन। अगर आपसे कोई पूछेगा ये क्या है तो आप बोलोगे सर अनऑफिशियली ये कोर जावा है, और इस पर्टिकुलर जावा को सीखने के बाद हम ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं जो एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर रन होते हैं। एंड वी ऑल नो सिंगल कंप्यूटर के ऊपर रन होने वाले प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। अगर कोई पूछेगा कोई एग्जांपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन का, आपके कंप्यूटर में रन होने वाला एंटीवायरस डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, आपके कंप्यूटर में रन होने वाला नोटपैड डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, अगर आप मूवीज देखते हैं VLC मीडिया प्लेयर पे वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो उस कंप्यूटर पे इंस्टॉल की जाए जहां उसे एग्जीक्यूट होना है, उस एप्लीकेशन को अपन बुलाते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो सब आपको प्रोवाइड करती है JSE। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप JSE के अंदर सिर्फ बना सकते हैं डेस्कटॉप प्रोग्राम्स। अगर आपको लगता है आप इंटरनेट पे रन होने वाले प्रोग्राम्स को डेवलप कर पाए, उन प्रोग्राम्स को डेवलप कर पाए जो एक कंप्यूटर पे रन होते हैं और दूसरे कंप्यूटर पे अपना आउटपुट दिखाते हैं, तो आपको सीखना पड़ता है जावा का नेक्स्ट वर्जन, जिसे हम ऑफिशियली बुलाते हैं जावा एंटरप्राइज एडिशन। और इसमें जब आप एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दे आर कॉल्ड एज वेब एप्लीकेशन। अब आप टेक्निकल लोग हैं तो आप टेक्निकली चीजों को समझिएगा। 99% स्टूडेंट्स ये बोलते हैं एडवांस जावा में वेबसाइट्स बनती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल नौसखिए का स्टेटमेंट है, एक गांव वाले बंदे का स्टेटमेंट है। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर मुझे सिर्फ एक वेबसाइट ही बनानी है तो मुझे किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। वेबसाइट डेवलपमेंट दुनिया में मात्र 3 चीजों से हो जाता है। वन इज कॉल्ड एज HTML, अदर वन इज कॉल्ड एज CSS, थर्ड वन इज कॉल्ड एज जावास्क्रिप्ट। इतना भी अगर मैं सीख लूं तो मैं एक साइट तो बना ही सकता हूं। लेकिन अगर मुझे अपनी साइट को फंक्शनल करना है, अगर मेरी साइट को डेटाबेस से बात करनी है, अगर मेरी साइट को यूजर टू यूजर डिफरेंट इंफॉर्मेशन दिखानी है, तो फिर वो वेबसाइट नहीं होती, वो अपने आप में बन जाती है वेब एप्लीकेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं rgpv.ac.in क्या है, हमारे मुंह पे बात चढ़ी हुई है तो मुंह से निकलता यही है, ये RGPV की वेबसाइट है। वो वेबसाइट नहीं है, वो RGPV की वेब एप्लीकेशन है। अगर rgpv.ac.in एक वेबसाइट होती तो वो सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बना ली जाती। वो अपने आप में एक वेब एप्लीकेशन है। आपको शायद पता हो शायद ना पता हो, RGPV कोडेड है यूजिंग .NET टेक्नोलॉजी। इसका पता इस बात से आप लगा सकते हैं, कभी गौर करिएगा RGPV के पेजेस आपको दिखते हैं विद द एक्सटेंशन .ASPX। जहां आपको ये एक्सटेंशन दिखा, समझ जाइएगा बैकग्राउंड में .NET टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो अगर आपको एक फुली फंक्शनल वेब एप्लीकेशन बनानी है ऑन जावा प्लेटफॉर्म, तो आप जावा के जिस एडिशन को यूज करेंगे दैट एडिशन इज कॉल्ड एज JEE। हाँ, आप एक लेमन के टर्म में बोल सकते हैं JEE में हम वेबसाइट्स बनाते हैं, बट टेक्निकली आपको कभी ये नहीं बोलना चाहिए आप JEE में वेबसाइट नहीं बनाते हैं, आप JEE में डेवलप करते हैं वेब एप्लीकेशन। अगर आप जानना चाहते हैं सर क्या फर्क है वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में, और मुझे रियल वर्ल्ड एग्जांपल दीजिए, आप कभी MP टूरिज्म की साइट पे विजिट करिए। MP टूरिज्म की साइट एक वेबसाइट है, उसे मैं खोल लूं, उसे ये खोल लें, उसे ये खोल लें, हर इंसान को सेम ही आउटपुट दिखेगा, सेम ही डेटा दिखेगा। तो जब वेबसाइट यूजर टू यूजर सेम कंटेंट शो करती है तो वो बन जाती है एक वेबसाइट, या उसको और टेक्निकल बोलूं तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिक वेब पेज। क्या बुलाते हैं? स्टैटिक वेब पेज, जो सब के लिए सेम इंफॉर्मेशन दिखाता है। जैसे सोच के हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। फेसबुक का जो होम पेज है
वो स्टैटिक है कि नहीं है। मैं खोलूंगा, आप खोलेंगे, हम सब के लिए वो पेज सेम रहेगा। उस पेज को बनाने में कोई लैंग्वेज नहीं लगी है सर्वर वाली, वो टोटली बनाया गया है यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। लेकिन याद करिए, जब मैं फेसबुक में लॉगिन आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन दबाता हूं, तो जो अगला पेज मेरे सामने आता है, जो मेरा वॉल पोस्ट होता है, दैट पेज इज अ डायनेमिक पेज। वो HTML से प्रोड्यूस नहीं होता, उसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है। अब फेसबुक को ये काम PHP ने करके दिया है, हम लोग ये काम करेंगे इन जावा। तो ये करने के लिए जावा की जिस ब्रांच को हम सीखेंगे, उस ब्रांच को अपन लोग बुलाते हैं JEE, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जावा एंटरप्राइज एडिशन। अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लेना चाहें, सर रियल वर्ल्ड में JEE में क्या क्या बना है? सबसे बड़ा एशियन बैंक की साइट JEE में बनी है, onlinesbi.com। दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स स्टोर JEE में बना है, alibaba.com। Amazon भी बना है, बट Amazon सबसे बड़ा ई-कॉमर्स स्टोर नहीं है, सबसे बड़ा ई-कॉमर्स स्टोर alibaba.com है, वो टोटली कोडेड है यूजिंग JEE। इंडियन रेलवेज की वेबसाइट irctc.co.in, वो कोडेड है यूजिंग JEE। ये जितनी भी साइट्स आप देख रहे हैं जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ये मैक्सिमम साइट्स या वेब एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे यूजिंग जावा डबल ई। तो सिंपल एंड स्ट्रेट याद रखिए, टू डेवलप अ वेब एप्लीकेशन इन जावा, आप जावा की जो ब्रांच यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज JEE। टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस इन जावा, आप जावा की जो ब्रांच रन करते हैं दैट इज कॉल्ड JSE। JME के बारे में आपको पता ही होगा, ये 90s में और इनिशियल 2000 में जावा की एक बेहद पॉपुलर टेक्नोलॉजी थी, जिसमें हम लोग डेवलप कर सकते थे मोबाइल एप्लीकेशंस। लेकिन ये तब की बात थी जब फीचर फोन्स का जमाना था, जब स्मार्टफोन्स नए नए थे या ऑलमोस्ट आए ही नहीं थे। तब J2ME बहुत यूज होता था। नोकिया पे आपने जितने गेम्स खेले होंगे इनिशियल डेज में, वो सब J2ME पे डिजाइन करे गए थे। लेकिन इसके बाद J2ME का मार्केट घट गया, क्योंकि इसकी जगह मार्केट में आ गया एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म। हालांकि आप सबको पता होगा, इवन टू डेवलप एन ऐप इन एंड्रॉइड आई रिक्वायर द नॉलेज ऑफ JSE। बगैर कोर जावा के नॉलेज के आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस भी डेवलप नहीं कर सकते हैं। हालांकि एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के लिए हमारे पास पिछले साल यानी 2017 से एक और लैंग्वेज चॉइस के तौर पर गूगल ने अवेलेबल करवाई है, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज कॉटलिन। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कॉटलिन ऑल्सो रन्स ऑन JVM। JVM मींस जावा वर्चुअल मशीन। कॉटलिन भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका कोड, जावा का कोड किस में कन्वर्ट होता है? बाइट कोड में। कॉटलिन का भी कोड कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, और कॉटलिन में रन JVM। और कॉटलिन कभी खोल के देखिएगा, कभी कॉटलिन का सिंटेक्स देखिएगा, 90% सिंटेक्स ऑफ कॉटलिन मैचेस विद कोर जावा। इसलिए अगर आप जावा पढ़ते हैं, अगर आप कोर जावा सीखते हैं, तो कोर जावा से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं और मोबाइल एप्स बना सकते हैं, बट वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते। टू डेवलप अ वेब एप्लीकेशन वी रिक्वायर द नॉलेज ऑफ JEE, which is also called as Java Enterprise Edition। इतना लिखिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, we all know the Java platform, we all know, comma, the Java platform is divided in three divisions, in three logical divisions. Number one, JSE. Number two, JEE. Number three, JME। एक एक लाइन सबके बारे में लिखिए, फिर डिटेल में JEE की बात करते हैं। लिखिए, JSE, which is also popularly called as core Java, JSE, which is also popularly called as core Java, is that edition of Java which teaches us fundamental principles of Java programming, fundamental principles of Java programming, and using which we can develop desktop applications, using which we can develop
desktop applications. Full stop. For example, a media player or a single user game or a text editor like Notepad. सेकंड लिखिए JEE. लिखें JEE stands for Java Enterprise Edition. JEE stands for Java Enterprise Edition, and as the name indicates, it is used by programmers. It is used by programmers to develop programs which run over the internet, to develop programs which run over the internet and are popularly called as web applications, and are popularly called as web applications. आगे लिखिए फुल स्टॉप करके. Some popular web applications, some popular web applications develop using JEER, develop using JEER, Alibaba.com, OnlineSBI.com, IRCTC.co.in, Amazon.in, etc. etc. लास्ट लिखिए JME. फुल फॉर्म क्या है इसका? जावा मोबाइल एडिशन? नहीं, माइक्रो. एंड माइक्रो स्टैंड्स फॉर स्मॉल डिवाइसेस. व्हाट आर स्मॉल डिवाइसेस? स्मॉल डिवाइसेस लाइक फीचर फोन. और अपार्ट फ्रॉम फीचर फोन और क्या है? बस फोन ही होते हैं स्मॉल डिवाइसेस. स्मॉल डिवाइसेस फीचर फोन के अलावा, फीचर फोन के अलावा रिकॉल करिए, PDAs, वॉच इसमें नहीं आता. JME से आपने, हाँ, वॉशिंग मशीन स्मॉल डिवाइस हो गया. वॉशिंग मशीन हाँ कर सकते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन की कोडिंग अकेले इस पे नहीं होती, उसमें एम्बेडेड जावा भी लगती है, जो चिप लेवल पे कोड लिखते हैं उसका. इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं कोड्स फीचर फोन्स के लिए, PDAs के लिए. PDA स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पेजर्स के लिए. उन सब की कोडिंग आप कर सकते हैं यूजिंग JME. स्मार्टफोन की नहीं कर सकते? नहीं, स्मार्टफोन की कोडिंग JME में नहीं होती. स्मार्टफोन की कोडिंग होती है यूजिंग एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म. लिखिए JME stands for Java Micro Edition. JME stands for Java Micro Edition, and it is used for developing, it is used for developing it is used for developing applications for small devices like feature phones, PDA, personal digital assistant, pagers, etc. चलिए, ये तो हुआ आपका इंट्रोडक्शन लेवल का पार्ट. अब आते हैं सीधे एक्चुअल डिस्कशन पे. JEE की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? एक एक लाइन, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़िएगा. पूरे सिलेबस का अंदाजा आपको इस डेफिनेशन में लग जाएगा. क्या पढ़ने वाले हैं आप इस पूरे कोर्स के अंदर? ठीक है, ध्यान से देखिए. जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, बोर्ड पे जो लिख के दे रहा हूं, वो JEE की वो डेफिनेशन है जो आप इंटरव्यूज में बोलेंगे, जो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है. सो JEE इज अ प्लेटफॉर्म, गौर करिएगा, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट्स अ प्लेटफॉर्म used for developing
developing Java based secure web applications. ये है JEE की ऑफिशियल डेफिनेशन. JEE is a platform, not a programming language, used for developing Java based secure web applications. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मैंने क्यों लिखा JEE is a platform, मैंने क्यों ब्रैकेट में क्लियरली मेंशन करा इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, सुनिएगा ध्यान से. क्या JSE का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका JD के नाम होता है, जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, जिसके साथ आपको जावा का कंपाइलर मिलता है, जिसके साथ आपको JVM भी मिलता है, जिसके थ्रू आप प्रोग्राम कंपाइल और JVM के थ्रू आप प्रोग्राम रन करते हैं, है ना. बहुत ध्यान से सुनिएगा. JEE के साथ थोड़ा सा डिफरेंट है. JEE कोई इंस्टॉलेबल या कंपाइलेबल सॉफ्टवेयर नहीं है. आप ये ना बोलें कि सर अगर मुझे JEE पढ़ना है तो मुझे JEE डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से. नहीं, आपको JEE डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा. JEE अपने आप में कोई कंपाइलर नहीं है. JEE अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है. और मुझे लगता है आपने कोर जावा पढ़ी है तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एनवायरनमेंट, और एक जावा डेवलपर इस मानता है JVM. जावा के अंदर द वर्ड प्लेटफॉर्म मींस JVM. तो गौर करिएगा, JEE आपको कंपाइलर नहीं देता. JEE को सिर्फ वर्चुअल मशीन देता है. गौर करिए, उसे हम वर्चुअल मशीन भी नहीं बुलाते हैं. आपके वोकैबुलरी को जरा मैं सुधार दूं, इसको हम लोग बुलाते हैं वेब सर्वर. यानी अगर आपको एडवांस जावा में प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको अपने कंप्यूटर में जो इंस्टॉल करना है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसे दुनिया बुलाती है वेब सर्वर. आप लोग इसी चीज को जब जावा में कोर वाला पार्ट पढ़ते हो तो बोलते हो JVM. हम इसे JVM ना बुलाकर एडवांस में नाम दिया करते हैं वेब सर्वर. तो आपको ये सर्वर कंप्यूटर में डालना पड़ेगा. इस सर्वर पे आप अपना जावा एप्लीकेशन डालेंगे. ये सर्वर आपकी इस जावा एप्लीकेशन को करेगा रन. अब आप इससे काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर जावा एप्लीकेशन कंपाइल भी तो होगी, बिना कंपाइल करे उसको रन कैसे करा जा सकता है, बिना बाइट कोड बनाए उसको रन कैसे करा जा सकता है. तो गौर करिएगा, JEE के प्रोग्राम्स को कंपाइल अभी भी JDK का कंपाइलर करेगा. यानी किसी भी इंसान को अगर जावा में एक वेब एप्लीकेशन बनानी है तो जो वो प्रोग्राम लिखेगा इन जावा लैंग्वेज उसे कंपाइल करेगा जावा का कंपाइलर. बट उसे रन आपका रेगुलर JVM नहीं कर सकता, क्योंकि आप सबको पता होगा आपका रेगुलर JVM प्रोग्राम रन करता है फ्रॉम मेन, एंड इन अ JEE एप्लीकेशन वी डोंट हैव एनी मेथड कॉल्ड एज मेन. फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं सर फिर मेन के बिना प्रोग्राम रन कैसे होगा. बिल्कुल होगा. आप थोड़ा सा कोर जावा से याद कीजिए. आप ऑलरेडी एक ऐसा प्रोग्राम जावा में देख चुके हैं जिसमें मेन नहीं होता है लेकिन वो रन होता है, और वो प्रोग्राम कहलाता है एप्लेट. ये अलग बात है कि उसे आप अपने JVM से नहीं, उसे या तो आप ब्राउजर से और या एप्लेट व्यूअर से रन करते हैं. तो जैसे एप्लेट्स डोंट हैव अ मेन, ऐसे याद रखिएगा एडवांस जावा में भी प्रोग्राम्स के अंदर मेन नहीं होता. और हमेशा गांठ मान लीजिएगा एक बात को, जब आप जावा से जुड़ी हुई कोई टेक्नोलॉजी पढ़ोगे और पढ़ाने वाला बोलेगा जी इसमें मेन नहीं होता है, समझ जाइएगा जो आपका रेगुलर JVM है वो इस प्रोग्राम को रन नहीं करेगा. इसे रन कोई और सॉफ्टवेयर करेगा. ब्राउजर्स के अंदर वो सॉफ्टवेयर कहलाता है एप्लेट इंजन, राइट. और यहां पर उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है वेब सर्वर. तो वेब सर्वर एक तरीके का JVM ही होता है, इसलिए मैंने यहां पर वर्ड बोला है इट इज कॉल्ड एज अ प्लेटफॉर्म. अब आप अगर मुझे बोलेंगे सर मुझे अपने लैपटॉप में एडवांस जावा के प्रोग्राम्स चलाने हैं, आप तो बताइए मुझे क्या क्या सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालना पड़ेगा. तो मैं बोलूंगा आपको दो सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे. नंबर 1 JDK डालना पड़ेगा, क्योंकि भूलिए मत JEE का कंपाइलर नहीं होता. कंपाइलर JDK वाला ही यूज होगा. कंपाइल भी आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आप कोर जावा के प्रोग्राम को करते हैं. कैसे करते हैं, बिना नेटबीन्स के बताइएगा. नेटबीन्स हटा दीजिए. तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, जावा सी प्रोग्राम का नाम .java लिखकर एंटर मार देते हैं. क्या जनरेट होता है, क्लास फाइल जनरेट होती है विच इज कॉल्ड एज बाइट कोड फाइल. बट इस डॉट क्लास फाइल को आप वैसे रन नहीं करेंगे जैसे आप कोर के प्रोग्राम्स रन करते थे, क्योंकि इसके अंदर मेन नहीं होता. इसे रन करने के लिए आपको इसे एक एनवायरमेंट में डालना पड़ेगा, एक नए प्लेटफॉर्म पे डालना पड़ेगा, और उस नए प्लेटफॉर्म का नाम होता है वेब सर्वर. आपको लग रहा है सर कौन सा वेब सर्वर हम लोग यूज करेंगे, ढेर सारे ऑप्शंस हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं. हम लोग जो वेब सर्वर यूज करेंगे
वो फ्री वेब सर्वर है और उस वेब सर्वर का नाम है अपैचे। एग्जैक्ट नाम अगर आप क्लिक कर दूं तो उसका पूरा पूरा नाम होगा अपैचे टॉम कैट। याद रखिएगा अपैचे टॉम कैट क्या है। अपैचे टॉम कैट अपने आप में एक सर्वर है, एक ऐसा सर्वर जो जावा एप्लीकेशंस को रन करना जानता है। अगर आपको लगेगा सर सर्वर की क्या जरूरत है, आप भूल रहे हैं आप जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ वेब एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को इंटरनेट पे रन होना है। इंटरनेट पे रन होने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं और वो नियम कायदे जानने वाले सॉफ्टवेयर का नाम होता है वेब सर्वर। अगर आप मुझे बोलें सर आप रियल वर्ल्ड में बताइए मैं जेडब्ल्यू के प्रोग्राम्स कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो रियल वर्ल्ड में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप अपने कंप्यूटर पे जेडब्ल्यू का एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे। उसके बाद इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे। कंपाइल करेंगे तो बन जाएंगी डॉट क्लास फाइल्स। ये डॉट क्लास फाइल्स आप इंटरनेट पे किसी कंप्यूटर पे ले जाकर इंस्टॉल करेंगे। आपको लगेगा सर ये किसका कंप्यूटर होगा, ये उन लोगों का कंप्यूटर होगा जो आपको डोमेन नेम्स की सर्विस या होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गोडैडी, जैसे कि इंडिया टाइम्स, जैसे कि महान कंप्यूटर सर्विसेज। बहुत सारे दुनिया के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके अपने अपने सर्वर्स हैं जिन पे आप ये प्रोग्राम को डालेंगे। जब आप ये प्रोग्राम को उनके कंप्यूटर पे डालेंगे तो आपके प्रोग्राम को एक नाम मिलेगा, जिसे आम आदमी बोलता है वेबसाइट का नाम, टेक्निकल बंदा बोलता है डोमेन नेम, और इस डोमेन नेम से फिर दुनिया इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को करेगी एक्सेस। आप आरजीपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए आरजीपीवी ने क्या करा होगा। जिस भी कंपनी को आरजीपीवी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा उन्होंने अपने ऑफिस में बैठकर आरजीपीवी की वेब एप्लीकेशन डॉटनेट प्लेटफॉर्म पे तैयार की होगी यूजिंग अ लैंग्वेज विच इज कॉल्ड सी शार्प। हम लोग यही काम करेंगे यूजिंग अ लैंग्वेज विच इज कॉल्ड जावा। सी शार्प में बंदे ने कोड लिखा होगा, कंपाइल करा होगा, उस कंपाइल कोड की बन गई होंगी स्पेशल फाइल्स। जैसे आपके यहाँ डॉट क्लास फाइल्स बनती हैं, बाइट कोड फाइल्स बनती हैं। मैं आपको बता दूं डॉटनेट के अंदर हमारे यहाँ एमएसआईएल फाइल्स बनती हैं। एमएसआईएल का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। जावा में डॉट क्लास बनता है, डॉटनेट के अंदर बनता है एमएसआईएल फाइल, राइट। ये एमएसआईएल फाइल इस बंदे ने सी शार्प के अंदर डिजाइन करके एक सर्वर पे डाली होगी जिसे आप बोलते हैं आरजीपीवी का सर्वर। उस सर्वर को हम लोग बुलाते हैं अपनी भाषा में वेब सर्वर। अगर आपको लग रहा है सर मेरे कंप्यूटर पे जो वेब सर्वर है और जो इंटरनेट पे वेब सर्वर है उसमें क्या फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। आपके कंप्यूटर पे जो वेब सर्वर है उसे दुनिया का हर इंसान एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि आपका कंप्यूटर पब्लिक कंप्यूटर नहीं है। जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ सर्वर है वो एक पब्लिक डोमेन पे रहने वाला सर्वर है। तो दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी अपना मोबाइल फोन लेकर भी अगर ब्राउजर ऑन करेगा और लिखेगा www.rgpv.ac.in तो वो सीधे कनेक्ट हो जाएगा आरजीपीवी की साइट से। तो हम लोग जब एडवांस जावा में कोडिंग करेंगे तो पहले अपने कंप्यूटर पे इस कोड को टेस्ट करेंगे। अपने कंप्यूटर पे टेस्ट करने के लिए मैं और क्लियर कर दूं, शायद मेरी बात आपको कंफ्यूज ना करे, हम लोकल वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज लोकल वेब सर्वर। व्हाई इट इज कॉल्ड लोकल, बिकॉज इट कैन ओनली रन ऑन अ लोकल मशीन। लोकल मशीन मतलब आपका लैपटॉप, मेरा लैपटॉप, मेरे कमरे में पड़ा हुआ कंप्यूटर, आपके कॉलेज की लैब में पड़े हुए कंप्यूटर्स आर कॉल्ड एज लोकल वेब सर्वर। जब आप इसको एक्चुअल में इंटरनेट पे होस्ट करेंगे तो आप इसे ले जाकर किसी ऐसी कंपनी को सौंपेंगे जिसका इंटरनेट पे सर्वर अवेलेबल होगा। और गौर करिएगा जो सर्वर इंटरनेट पे अवेलेबल है दे आर पब्लिक सर्वर, दे आर ग्लोबल सर्वर। और ग्लोबल होने के कारण कोई भी बंदा उनके सर्वर से कनेक्ट होकर आपकी एप्लीकेशन को करेगा एग्जीक्यूट। इसलिए गौर करें JEE को माना गया है इट डजंट प्रोवाइड अ कंपाइलर, इट ओनली प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। दिस प्लेटफॉर्म इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ वेब सर्वर। और मजे की बात JEE इतनी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है कि इसके वेब सर्वर खाली सन ही नहीं दुनिया की कई सारी कंपनीज बनाती हैं। इसको आप ऐसे समझिए, हाँ ना में जवाब दीजिएगा। मुझे अगर जावा में प्रोग्रामिंग करनी है तो मुझे जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा, हाँ के ना। और जेडीके सिर्फ मुझे ओरेकल की साइट पे मिलेगा ऑफिशियली। मानते हैं कोई और दुनिया में ऐसी साइट नहीं है जहां पर जेडीके होते हैं और आप डाउनलोड कर लें। लेकिन अगर मुझे एडवांस जावा पढ़नी है तो मुझे जो डाउनलोड करना पड़ेगा वो एक वेब सर्वर होगा। ये वेब सर्वर सन ने भी बनाया है। अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो उसका नाम है ग्लास फिश। और ये वेब सर्वर अपैचे ने भी बनाया है और उसका नाम है टॉम कैट। ये वेब सर्वर आईबीएम ने भी बनाया है। ये वेब सर्वर और दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनीज ने बनाया है। यानी टू लर्न जेडीके आपको जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम ओरेकल साइट, बट टू लर्न जेडबलई आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर लीजिए। बट जो डाउनलोड करेंगे गौर करिएगा इट विल बी अ वेब सर्वर। हम जो पर्टिकुलर वेब सर्वर यूज करेंगे इट्स कॉल्ड अपैचे टॉमकैट।
ठीक है, अब आपके मुंह से मुझे सुनना है एक जेएससी का प्रोग्राम और एक जेडब्ल्यू के प्रोग्राम में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस होते हैं। टेक्निकल बताना, नॉन टेक्निकल नहीं। नॉन टेक्निकल तो हम बोलेंगे जेएससी वाला प्रोग्राम डेस्कटॉप होता है और जेडब्ल्यू वाला प्रोग्राम वेब एप्लीकेशन होता है। आप टेक्निकल बताओ। जेएससी का प्रोग्राम कंपाइल जावा के कंपाइलर से होता है। बहुत सीधे शब्द में बोलूं, जेडीके के अंदर बैठे जावा सी नाम के कंपाइलर से कंपाइल होता है और बन जाती है डॉट क्लास फाइल। उसी जेडीके का एक पार्ट होता है जेवीएम, जो जेएससी के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। अच्छा ठीक है, ये तो डेवलपर के कंप्यूटर की बात हो गई। कस्टमर के कंप्यूटर पे क्या चाहिएगा अगर आप जेएससी का प्रोग्राम उसको हैंड ओवर करेंगे तो? आपने अपने फर्स्ट डे में सीखा होगा जावा पढ़ते वक्त, कस्टमर के कंप्यूटर पे हमें डालना पड़ेगा जेआरई, विच स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और आप मानते हो जेआरई के अंदर जेवीएम होता है और वो कोर जावा के प्रोग्राम चला पाता है। बिल्कुल ऐसे एडवांस जावा का जेआरई बोल लो, जेवीएम बोल लो, प्लेटफॉर्म बोल लो, एनवायरनमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो अपने आप में होता है एक वेब सर्वर। और जो हम वेब सर्वर यूज करेंगे इट्स कॉल्ड अपाचे टॉमकैट। तो जब आप जेएससी में एप्लीकेशन बनाओगे, आपको अपने कस्टमर को ये बोलना पड़ेगा कि तुम्हें जेआरई डाउनलोड करना पड़ेगा। जेएससी में अगर आपने उसको बनाकर कुछ डिलीवर करा तो करना पड़ेगा। जेएससी में अगर आपने प्रोग्राम बनाया तो आप सामने वाले को क्या हैंड ओवर करोगे? बाइट कोड्स हैंड ओवर करोगे। बाइट कोड कौन समझता है? जेवीएम समझता है। क्या जेवीएम डाउनलोड हो सकता है? नहीं। आप याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा डाउनलोड या तो जेडीके होता है और या तो जेआरई होता है। तो आपका कस्टमर डाउनलोड करेगा जेआरई और फिर वो आपके डॉट क्लास फाइल्स को रन कर पाएगा। हाँ के ना? करेक्ट। अब आते हैं वेब एप्लीकेशन पे। बताओ कस्टमर को अपने कंप्यूटर पे क्या रखना पड़ेगा अगर उसे आपकी वेब एप्लीकेशन चलानी है? आपके कंप्यूटर, सोच के बोलो, सोच के बोलो, आपके कंप्यूटर पे क्या होना चाहिए कि आप आरजीबीवी की साइट एक्सेस कर पाए? मात्र एक ब्राउजर और इंटरनेट कनेक्शन। आपके कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल चीज चाहिए ही नहीं। जो तामझाम चाहिए सब कुछ चाहिए ऑन इंटरनेट, जहां पर आरजीबीवी की साइट होस्टेड है। आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप मानते हो आरजीबीवी डॉट नेट में कोडेड है। आप मानते हो डॉट नेट प्रोग्राम्स को रन करने के लिए डॉट नेट का सॉफ्टवेयर लगता होगा, जैसे जावा प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जेआरई लगता है। आपने तो अपने कंप्यूटर पे वो डॉट नेट का सॉफ्टवेयर नहीं डाला है। आपके कंप्यूटर पे आरजीबी की साइट कैसे खुल जाती है? डॉट नेट का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए। बट आरजीबीवी इज नॉट अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इट इज अ वेब एप्लीकेशन। वो बनाकर होस्ट करी गई है आरजीबीवी के सर्वर पे, तो उन्होंने डॉट नेट का सॉफ्टवेयर डाला होगा जहां ये आरजीबीवी के एप्लीकेशन होस्टेड है, हाँ बकायदा। और उन्होंने डाला होगा डॉट नेट का वेब सर्वर। डॉट नेट बेस्ड वेब सर्वर, नाम भी सुन लो, थोड़ी सी जनरल नॉलेज आपकी बढ़ाओ। इट्स कॉल्ड आईआईएस। फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। ये सर्वर उन्होंने डाला होगा अपने डॉट नेट प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके ऊपर आरजीबी की साइट चल रही होगी और फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपना ब्राउजर खोले, इंटरनेट कनेक्शन ऑन करे और सीधा आरजीबी को कर ले एक्सेस। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, इट्स इजी टू एग्जीक्यूट अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इट्स इजी टू एग्जीक्यूट अ वेब एप्लीकेशन। इट्स इजी टू एग्जीक्यूट अ वेब एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप पे इस बंदे को अपने कंप्यूटर में कम से कम जेआरई तो डालना पड़ेगा। अच्छा अब एक और बात सुनिए। मान लीजिए आपने जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई वो जावा 8 पे बनाई। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जावा 8 पे आपने डिजाइन करी। जावा का करंट वर्जन जावा 10 आ चुका है मार्केट में और अभी सितंबर में जावा 11 आ जाएगा। डेफिनेटली जावा 11 में कुछ नए फीचर्स आएंगे, कुछ तो नया होगा। आपने अपने प्रोग्राम को अपग्रेड करा। कौन से प्रोग्राम को? डेस्कटॉप एप्लीकेशन को। कस्टमर तक ये कैसे पहुंचेगा? कुछ आपने नई चीजें अपने प्रोग्राम में जोड़ी, कस्टमर को कैसे मिलेंगी? बोलोगे सर दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो मैं उसको बोलूंगा तेरे को अपना जेआरई अपडेट करना पड़ेगा। योर जेआरई, इफ इट इज ऑफ जेआरई 8, इट इज नॉट गोइंग टू रन अ प्रोग्राम विच इज बिल्ट अपॉन जावा 11। तो पहले तो उसे अपना जेआरई अपग्रेड करना पड़ेगा और आप मानते हो आपके सॉफ्टवेयर को दोबारा डालना पड़ेगा। आप तो सिंपल मोबाइल की बात करो ना, व्हाट्सएप अपडेट होता है हर 15-20 दिन में, महीने में, 2 महीने में होता है और आप अपडेट करते हो क्योंकि व्हाट्सएप इज अ काइंड ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है और मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद चलता है। अच्छा व्हाट्सएप का वेब भी है, व्हाट्सएप की वेब एप्लीकेशन भी है, उसको कितनी बार आपने अपडेट करा है? कभी नहीं करा है। फीचर उसमें भी वही है जो आपके मोबाइल में है, लेकिन आपके मोबाइल में आपको बार बार करना पड़ता है उसे अपडेट, जब भी व्हाट्सएप कुछ ऐसा फीचर डालती है जिसके कारण व्हाट्सएप का सेटअप हो जाता है चेंज। तो सोचो कस्टमर को नए नए फीचर्स लेने के लिए बार बार डेस्कटॉप एप्लीकेशन को करना पड़ेगा इंस्टॉल। लेकिन अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो बस उसका पैसा लगेगा, वो भी आजकल इंटरनेट इतना सस्ता है, इतने सारे प्लान्स आते हैं, इतना कुछ फ्रीली अवेलेबल है, उतना भी उसका पैसा नहीं लगेगा। उस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए,
आपको जो अपग्रेडेशंस करने हैं वो आप करेंगे ऑन साइट, और बंदे के ब्राउजर पे अपग्रेडेशंस हो जाएंगे डिस्प्ले। इसलिए आपने नोटिस ना करा हो तो कीजिए, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस बंद कर दी हैं और सीधे वो वेब के थ्रू अपना बिजनेस चलाती हैं। हर चीज पे आप नोटिस करिएगा, आपको एक वेबसाइट का यूआरएल मिलेगा और एक मोबाइल एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन किसी के है ही नहीं। आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, दो ही तरह से कर पाते हैं, या तो वाया वेब एप्लीकेशन और या तो वाया मोबाइल ऐप। अमेजोन ने कौन सी डेस्कटॉप ऐप बनाकर आपको दे दी है जो आप अपने कंप्यूटर पे डालते हैं, और वो कभी देंगे भी नहीं, क्योंकि रोज हर 2 दिन में वो कुछ ऐसा नया करते हैं कि उस साइट अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन अपग्रेड करना संभव नहीं है। इसलिए 2 मिनट बस मैं बात पूरी कर लूं। इसलिए एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें तो मार्केट में इनका जमाना है, ये मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं, बट इसको पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप जानते हैं वी कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट लर्निंग JEE। बेसिक्स हमें JEE नहीं सिखाती, जावा के बेसिक्स हमें JSE सिखाती है। और तभी तो मैं हमेशा कहता हूं, लोग इसीलिए तो इसको बुलाते हैं इट इज कोर जावा। एक कोर है क्यों? क्योंकि हमें जावा के कोर प्रिंसिपल का काम करती है। और भी अगर आपको लग रहा सर क्लियर नहीं हुआ आपने जो बताया, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी हम JDBC पढ़ेंगे अगले लेक्चर से। JDBC में सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं आने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट्स तब आएंगे जब मैं आपको एडवांस जावा का पहला मेजर टॉपिक पढ़ाऊंगा। नाम कानों में डाल लीजिए, इट इज कॉल्ड सर्वलेट। जैसे कोर में होता है एप्लेट, ऐसे यहां होता है सर्वलेट। और नाम में गौर करिए, सर्व वर्ड आ रहा है बिकॉज इट इज समथिंग विच इज रन ऑन अ सर्वर, जो सर्वर पे रन होता है। जिस दिन ये पढ़ाऊंगा उस दिन आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा लोकल कंप्यूटर पे वेब एप्लीकेशन होस्ट कैसे होती है, और यही एप्लीकेशन सर्वर पे डलती है तो होस्ट कैसे होती है। जब सर्वर पे तो इसको एक डोमेन नेम मिलता है, जो डोमेन नेम फिर दुनिया भर के लोग अपने ब्राउजर में वेबसाइट के नाम के तौर पे डालते हैं। सर्वर पे कोड रन होता है और कोड का आउटपुट इनके ब्राउजर पे डिलीवर होता है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन का आउटपुट कहां दिखता है? जल्दी बताओ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का आउटपुट कहां दिखता है? वहीं दिखता है जहां उसे आप रन करते हैं। वेब एप्लीकेशन रन होती है ऑन सर्वर, आउटपुट दुनिया उन लाखों करोड़ों अरबों कंप्यूटर्स पे दिखेगा जो सर्वर से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ इंटरनेट कनेक्शन। सब कुछ रन वगैरह वहां होगा, रिजल्ट सिर्फ दिखेगा इनकी साइट का, इनके ब्राउजर पे। ब्राउजर को अपन बुलाते हैं क्लाइंट, जो प्रोग्राम रन हो रहा है जहां पर उसे अपन बुलाते हैं सर्वर। और एक वर्ड सुन लीजिए, आप रोज इसे सुनेंगे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो RGBV क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। सर्वर कौन है? हाँ, RGBV की साइट होस्टेड है, वो सर्वर है। और मैं आप चाहे ब्राउजर यूज कर लें चाहे कंप्यूटर पे आप बैठ जाएं, हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम क्लाइंट बन जाते हैं। और RGBV की एप्लीकेशन जहां होस्टेड है वो बन जाती है सर्वर। कुछ पूछ रहे थे मुमिन आप? मैंने कब बोला? मैंने कहा व्हाट्सएप डेस्कटॉप की तरह है, डेस्कटॉप नहीं है। कंफ्यूज हो गए आप। मैंने बोला जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन कंप्यूटर पे इंस्टॉल होती है, राइट, ऐसे व्हाट्सएप मोबाइल ऐप है, वो इंस्टॉल होती है आपके मोबाइल फोन पे। अगर व्हाट्सएप में कुछ अपग्रेडेशंस होते हैं तो आपके पास जो ऐप है आप उसे अपडेट करते हो कि नहीं करते हो? आपको आपके मोबाइल पे मैसेज मिलता है कि नहीं कि व्हाट्सएप का एक अपडेट आ गया, आप अपडेट कीजिए? मिलता है। मैंने कंपेयर करा, मैंने ये नहीं बोला कि व्हाट्सएप डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप के मार्केट में दो वर्जन है, व्हाट्सएप वेब एंड व्हाट्सएप मोबाइल। व्हाट्सएप मोबाइल को मैंने कंपेयर करा, इट्स लाइक अ डेस्कटॉप। आप अगर मान लो आपका मोबाइल फोन एक कंप्यूटर है तो व्हाट्सएप इज अ काइंड ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये मैं बता रहा हूं। हुआ क्लियर? तो एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, इट्स मच इजियर फॉर दैट कस्टमर टू रन अ वेब एप्लीकेशन कंपेयर टू रनिंग अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जी, JEE भी एक प्लेटफॉर्म है, .NET भी एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सही। अलग अलग डोमेन से बेटा इनका कोई कंपैरिजन नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अपने आप में बेहतर हो। फिर वही सवाल आ गया, शाहरुख खान सलमान खान में कौन बेटर है? कौन अच्छा लगता है बताओ? मुझे तो दोनों ही नहीं पसंद है। फिर मुझे तो आमिर खान पसंद है। अरे, तो फ्लेवर की बात है, आप नहीं कह सकते। ये बेवकूफी वाला सवाल होता है, जो पूछता है ना उसे दो चांटे लगाना, ये बेवकूफी वाला सवाल है। कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर है? नहीं हो सकती कोई टेक्नोलॉजी बेटर। हर टेक्नोलॉजी की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे सेलेक्ट करा जाता है कि हमें क्या करना है। आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, फाइन, मान लीजिए वो प्रोजेक्ट आया एक ई कॉमर्स साइट डेवलप करने का। अब उस ई कॉमर्स साइट को डेवलप करने में आप ये देखेंगे उसमें फाइनेंसेस कितने इन्वॉल्व हैं। अगर सामने वाली कंपनी खूब खर्चा करने को तैयार है तो पेड वर्जन्स वाली टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। अगर वो एक स्टार्टअप है, जैसा कि इंडिया में आजकल ज्यादा चल रहा है,
तो आप यूज करेंगे फ्री टेक्नोलॉजीज, ताकि आपको अपने क्लाइंट से पैसे कम मिलने पर भी काम आपका चल जाए। फ्री टेक्नोलॉजी में पीएचपी आती है, फ्री टेक्नोलॉजी में जावा आती है, पेड टेक्नोलॉजीज में डॉटनेट आती है। अब पता चला इतनी फीस क्यों लेती है आरजीबी। ठीक। तो जो डॉटनेट टेक्नोलॉजी होती है वो पेड टेक्नोलॉजी है। मैं डॉटनेट पे अगर कोई एप्लीकेशन बनाऊंगा तो मुझे पैसा पे करना पड़ेगा जब एप्लीकेशन को मैं होस्ट करूंगा। और हम लोग तो इसके भुक्तभोगी, हम आपको बताते हैं, हमने दो साइट्स बनाई हुई हैं। एक sclive.in है, एक scbhopal.com है, और एक और साइट है हमारी जावा पे चल रही है जो a2infotech.co.in है। जो a2infotech.co.in है वो जावा पे कोडेड है। वो जावा पे कोडेड होने के कारण हमें हर 6 महीने में उसको रिन्यू कराना पड़ता है, और कम से कम हम उसे 4 से 5 हजार रुपए पे करते हैं। जो हमारी बाकी साइट्स हैं वो पीएचपी पे कोडेड हैं, उनका हमें ज्यादा कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि पीएचपी अपने आप में एक फ्री लैंग्वेज है, पाइथन अपने आप में एक फ्री लैंग्वेज है। तो आपको सोचना होता है एज अ डेवलपर आपको कौन सी टेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन के लिए चूज करनी है। हाँ, अब सुनो ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास एचडीएफसी आता है, वो बोलता है कि मेरे लिए एक वेब एप्लीकेशन बनानी है, मैं कभी सोचूंगा भी नहीं कि मैं पीएचपी या पाइथन यूज करूं, मैं हमेशा यूज करूंगा जावा, क्योंकि बैंकिंग है तो बैंकिंग में सिक्योरिटी है, और जावा से अच्छी सिक्योरिटी अपन को कोई नहीं दे सकता। तो ये हम कभी नहीं देखते कि कौन अच्छा है कौन खराब है। और आप सोचो अगर कोई अच्छा खराब होता तो जो अच्छा होता बस मार्केट में लोग उसे पढ़ते, लोग खराब वाली चीज को क्यों यूज कर रहे हैं। पीएचपी भी अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांग है, दुनिया में मैक्सिमम वेबसाइट आज पीएचपी पे हैं, राइट। पीएचपी के साथ पाइथन स्ट्रांग है, जावा का अपना डोमेन है। और आप तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पकड़ के सीखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप 6-7 टेक्नोलॉजी पढ़ो। आप वेब एप्लीकेशंस बनाना है पीएचपी में सीख लीजिए, बट इतने अच्छे से सीखिए कि कल को कंपनी आपको पाइथन पे डाले या जावा पे डाले या डॉटनेट पे डाले तो आपको सीखने में दिक्कत या अपग्रेड करने में दिक्कत ना जाए। टेक्नोलॉजी मैटर नहीं करती, मैटर करते हैं कॉन्सेप्ट्स। टेक्नोलॉजी आज है कल चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। और फिर आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए, आपको समझ में आएगा हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि ये कोड जावा में लिखें कि पाइथन में लिखें कि पीएचपी में लिखें। हर लैंग्वेज की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, उससे हम लोग चूज करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कस्टमर बोल ही देता है कि मुझे तो यही टेक्नोलॉजी में चाहिए। आप कभी ये भगवान करे ऐसी कंपनी में आप आओ कि आप फॉरेन क्लाइंट से डील करो, आप देखना वो कितने पिक्यूलियर होते हैं। वो बंदे टेक्निकल नहीं होते हैं, लेकिन जबरदस्त नॉलेज होती है। क्या एक इंडिया के इंजीनियर को होगी जितनी उन लोगों को होती है। पूरा डिजाइन वेबसाइट का पेपर पे लिख के देते हैं, एक बटन इधर से उधर नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का नाम लिख कर देते हैं कि ये वाली टेक्नोलॉजी यूज करना, ये वाला फॉन्ट कलर यूज करना, ये वाला कलर यूज करना। इतने स्पेसिफिक क्लाइंट्स हमारे हो जाते हैं। तो इट्स नॉट द चॉइस फॉर डेवलपर, बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। बोलिए। जो हम जावा डेस्कटॉप बोल रहे हैं वेब बोल रहे हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। नहीं, आपको जेआरई अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। आजकल अलग बात है, आजकल जेआरई इतना पॉपुलर है कि आप देखते होंगे आपको समय समय पर ब्राउजर की तरफ से एक पॉपअप मिलता होगा, अ न्यू जावा वर्जन इज अवेलेबल, अपग्रेड योर जेआरई। वो अब होने लगा है। आज से 10-12 साल पहले की बात अगर करें तो जेआरई डाउनलोड करना पड़ता था। आज से 12 साल पहले हम जब सॉफ्टवेयर बनाकर किसी को देते थे तो हमें पहले उसका लैपटॉप बुलवाकर उसके लैपटॉप पे जेआरई डालना पड़ता था, फिर हम अपनी एप्लीकेशन की डॉट क्लास फाइल्स डालते थे, फिर ये बंदा उसे रन करता था। बट आज की तारीख में इंटरनेट का इतना यूज हो गया है कि जेआरई डायरेक्टली नेट से आपके सामने हो गया है अवेलेबल। ठीक है जी। हाँ, तो एमएस ऑफिस डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ना। तो बेटा वो जावा में कोडेड है, किसने बोला तुम्हें? किसने बोला एमएस ऑफिस जावा में कोडेड है? एमएस ऑफिस कोडेड किस पे है? एमएस ऑफिस कोडेड है डॉट नेट पे। और आप उसे रन किस पे करते हो? विंडोज पे। मैं आपको बताता हूं, विंडोज के अंदर बिल्ट इन रहता है डॉट नेट का रन टाइम इंजन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ डॉट नेट का रन टाइम इंजन बाय डिफॉल्ट सप्लाई करता है। नाम सुन लीजिए, उस रन टाइम इंजन का नाम है CLR। तो आज क्या क्या नया सीखने को मिला। जावा का बाइट कोड डॉट नेट में होता है MSIL। जावा का JVM डॉट नेट में बन जाता है CLR। JVM का फुल फॉर्म जावा वर्चुअल मशीन, CLR का फुल फॉर्म कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो जब आप विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8 लेते हो, डॉट नेट का CLR उसके अंदर बिल्ट इन आपको मिलता है, जिसे हम बोलते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क। जी। क्या नहीं करना पड़ता? हाँ, मैं बोला एक्चुअल में क्या, पीएचपी में मैंने एप्लीकेशन डेवलप करी। ठीक। अब ये एप्लीकेशन अगर मैं गोडैडी पे चलाऊंगा तो गोडैडी वालों को अपने सर्वर पे पीएचपी का वेब सर्वर डालना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं दो बार वर्ड्स बोल रहा हूं, एक सर्वर बोल रहा हूं, एक वेब सर्वर बोल रहा हूं। इनमें अंतर समझते हैं? नहीं समझते हैं। सर्वर इज हार्डवेयर, बॉक्स आपको दैट इज सर्वर।
उसमें जो सॉफ्टवेयर चल रहा है दैट इज वेब सर्वर, राइट? तो अगर मुझे जावा की एप्लीकेशन इंटरनेट पे चलानी है तो GoDaddy के सर्वर पे डालना पड़ेगा जावा का वेब सर्वर, ओके? तो अगर मुझे पीएचपी का प्रोग्राम चलाना है तो GoDaddy के सर्वर पे पीएचपी का वेब सर्वर डलेगा। पीएचपी पेड है कि फ्री है? पीएचपी फ्री है, तो GoDaddy मुझसे किस चीज का पैसा लेगा? सिर्फ स्पेस देने का पैसा लेगा। वो मुझसे पीएचपी के नाम पे 1 रुपया चार्ज नहीं कर सकता। मैं उसको बोलूंगा पीएचपी तो फ्री है, तुम मुझसे पीएचपी का पैसा क्यों ले रहे हो? लेकिन अगर वो डॉटनेट का सर्वर इंस्टॉल करेगा तो मुझसे बोलेगा कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट को इतना बिल पे करा है, वो बिल आपसे रिकवर होगा क्योंकि आप डॉटनेट प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। ये मतलब है। तो जावा फ्री है, पीएचपी फ्री है, बट डॉटनेट पेड है, पाइथन फ्री है। डी, कुछ मैंने बोला पेड है, कुछ फ्री है। मैंने आपसे बोला था, आपने अगर ध्यान दिया हो तो। अपैचे टॉमकैट फ्री है, तो अगर GoDaddy इसे यूज करेगा तो फ्री रहेगा, बट अगर इसके अलावा कोई यूज करेगा तो वो पेड रहेगा। अंतर होता है। मैं आज थोड़ी समझ में आ जाएगा, बढ़ेंगे आगे है। ऑफ कोर्स कुछ तो अंतर होगा। किसी चीज का पैसा लिया जा रहा है तो कुछ सर्विसेज ज्यादा होंगी जो टॉमकैट के अंदर नहीं मिलेंगी और दूसरों के अंदर मिलेंगी। पेड का नाम भी सुन लीजिए, जावा के पेड सर्वर का नाम है JBoss। ये जावा का पेड सर्वर है जी। मेवन, ये सब क्या है ये आपको आगे समझ में आएगा। मैं आपको अभी हाइबरनेट समझा देता हूँ बहुत सिंपल वर्ड्स में। आप डेटाबेस से बात जावा में JDBC यूज करके करते हैं, करेक्ट? डेटाबेस से बात करते वक्त आप MySQL Oracle सेलेक्ट करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी एप्लीकेशन 4 तरह के डेटाबेसेस से कनेक्ट होना चाहे? हो सकता है, बट उस सब के लिए कोडिंग मुझे लिखनी पड़ेगी। अगर हाइबरनेट यूज कर लेंगे तो हाइबरनेट आपका डेटाबेसेस से कनेक्शन सिंप्लीफाई कर देगा। तो जो काम JDBC करता है उस काम को और इजी कर देता है हाइबरनेट। हाँ हाँ बिल्कुल, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हम हाइबरनेट यूज कर सकते हैं। JDBC की जगह आप हाइबरनेट यूज कर लीजिए। हाइबरनेट वो टेक्नोलॉजी है जो JDBC की तरह डेटाबेस से बात करती है, बट डेवलपर का काम इजी कर देती है। कोई ऐसा JSE का आपके पास टाइम होगा तो आप वहां लैब में जाइएगा। इस लैब के अंदर हम लोग टॉयफिल के एग्जाम, हम ये टॉयफिल का एग्जामिनेशन सेंटर भी है, SCA। टॉयफिल जानते होंगे, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। अगर आप अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो वो चाहती है मिनिमम इंग्लिश का लेवल आपको आना चाहिए। उसका वो लोग एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं विच इज कॉल्ड एज टॉयफिल। उन्होंने हमें सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जो हम अपने कंप्यूटर पे रन करते हैं, एंड दैट इज अ जावा सॉफ्टवेयर। और मैंने एक दिन और बोला था, आप ऑन डोर पे जाइए। ऑन डोर के कंप्यूटर्स पे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है दैट इज ऑल्सो जावा ऐसी एप्लीकेशन। वो जो बिलिंग का सॉफ्टवेयर चलाते हैं ना, जिससे आपके प्रोडक्ट्स का बिल निकाल कर देते हैं, वो एक जावा एप्लीकेशन है। तो आप देखना चाहते हैं ना कोई जावा एप्लीकेशन, JSE एप्लीकेशन रन होती है तो कैसे दिखती है, कैसे पहचान? सबसे सिंपल, लोगो से पहचान जाएंगे। आपको जावा का लोगो वहां दिखेगा। और आप सी मैम से बात करिएगा, वो बताएंगी कि वो JRE को इसके अंदर इंस्टॉल करती है, JRE को अपडेट करती है जब जब टॉयफिल अपनी एप्लीकेशन में कोई चेंज करता है। तो वो एप्लीकेशन है। हम लोग का जो सेंटर बना हुआ है वो टॉयफिल पे बना हुआ है। ठीक है, चलूं आगे, अब तो पूरा कर लूं। ठीक, लिखिए अब आगे। इस डेफिनेशन के एक एक पार्ट को लिखवा रहा हूं मैं। सबसे पहले लिखते हैं प्लेटफॉर्म। लिखें, द वर्ड प्लेटफॉर्म means the word platform means the environment in which an application executes, in which an application executes, full stop. So JEE provides us the environment to run a Java based web application. और क्या नाम है इस एनवायरमेंट? आपने, क्या नाम है इस एनवायरनमेंट का? इस एनवायरनमेंट का नाम है वेब सर्वर। लिखिए आगे, दिस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड Java based server, and some of its examples are, लिखिए सारे वेब सर्वर्स के नाम जो बहुत पॉपुलर हैं। नंबर 1 Apache Tomcat, नंबर 2
ग्लासफिश, नंबर 3 जेबॉस, नंबर 4 वेब लॉजिक, नंबर 5 वेब स्पीयर। किसने बनाया? अपैचे टॉमकैट, मैन्युफैक्चर्ड बाय अपैचे। ग्लासफिश मैन्युफैक्चर्ड बाय सन, और अब सन को टेक ओवर कर लिया है ओरेकल ने। जेबॉस दुनिया का बेहद पॉपुलर लिनक्स वर्जन बनाने वाली कंपनी, नाम सुना है? रेड हैट, ये बनाती है जेबॉस। वेब लॉजिक ओरेकल का। वेब स्पीयर दुनिया की बहुत पॉपुलर, बहुत स्ट्रॉन्ग आईटी कंपनी आईबीएम। ठीक, ये सब क्या है? बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, वेब सर्वर के अलावा ये सब के सब जेवीएम्स हैं। ठीक, और इन जेवीएम्स को क्या आता है? क्या रन करना आता है? इन सबको रन करना, इन सबको क्या रन करना आता है? दे नो हाउ टू रन अ वेब एप्लीकेशन। ये वेब एप्लीकेशंस रन करते हैं। कौन सी वेब एप्लीकेशन? पीएचपी की, डॉटनेट की ना, सिर्फ जावा की, क्योंकि दे ऑल आर सर्वर्स विच हैव अ जेवीएम इंस्टॉल्ड इनटू देम। गॉट इट? अब आप गेस करिए, पीएचपी के प्रोग्राम, डॉटनेट के प्रोग्राम्स कैसे चलते होंगे? उनके भी सर्वर होते होंगे, राइट? उनके भी सर्वर होते होंगे। जैसे डॉटनेट का मैंने नाम लिया, आईआईएस, डॉटनेट एप्लीकेशन आईएस पे चलती। पीएचपी किस पे चलती है? पीएचपी भी अपने सर्वर पे चलती है। पीएचपी के भी सर्वर का नाम अपैचे होता है, बस यहाँ अपैचे टॉमकैट है, वहां अपैचे का पीएचपी इंजन अवेलेबल होता है। तो ये सारे के सारे सर्वर्स हैं जो एक वेब एप्लीकेशन को चलाने में आपकी मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये GoDaddy है, इंडिया टाइम्स है, इनके पास ये सब हैं। हैं। अगर ये लोग कहते हैं कि ये जावा बेस्ड एप्लीकेशन होस्टिंग करते हैं, तो इनके कंप्यूटर में ये सर्वर्स इंस्टॉल्ड हैं। हुआ क्लियर? आगे लिखिए, अगला वर्ड लिखिए, वेब एप्लीकेशन। टाइटल डालिए वेब एप्लीकेशन। लिखिए, अ वेब एप्लीकेशन इज अ प्रोग्राम, is a program which executes on a single computer called as server computer, but आउटपुट कहां दिखता है? उसी पे नहीं, उन कंप्यूटर्स पे जिस पे ब्राउजर हो रहा है, उन्हें क्या बुलाते हैं? क्लाइंट्स। बट इट्स आउटपुट but its output is shown on all other computers, all other computers which are connected to this server computer, connected to this server computer via internet and are called as clients, and are called as clients। चलो अब इस डायग्राम को पूरा करो आप। आपका जावा का प्रोग्राम कहां इंस्टॉल होगा इस पूरे डायग्राम में? सर्वर में या सर्वर के वेब सर्वर में? सर्वर के वेब सर्वर में, यानी सर्वर में पहले डाल के रखा जाएगा एक WS विच इज वेब सर्वर, किसी का भी, किसी कंपनी का चलेगा, लेकिन शुड बी अ जावा बेस्ड वेब सर्वर। मतलब इनमें से कोई ऑप्शन, यस, इनमें से कोई ऑप्शन, कुछ फ्री है कुछ पेड है, ये वो इंस्टॉल करेंगे तो इनका वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया। अब इनके वेब सर्वर के अंदर रहेगी आपकी, बिल्कुल जावा की भाषा में बोलूं तो, डॉट क्लास फाइल। ये आपका प्रोग्राम होगा। ओके, ये क्लाइंट्स हैं, इन पे क्या चल रहा है? JRE नहीं, सिर्फ ब्राउजर। बिल्कुल, इनको कोई JRE वगैरह की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल कंप्यूटर। इन सब के कंप्यूटर पे रन हो रहा होगा एक ब्राउजर, 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 ये सब अपना अपना ब्राउजर लेकर बैठे हैं। कोई खास ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर? वेरी गुड, कोई भी ब्राउजर। उस ब्राउजर में कुछ डालना पड़ेगा? कोई प्लगइन वगैन, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, कुछ नहीं। सिंपल एंड स्ट्रेट, सिंपल सा ब्राउजर होगा। बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन। ब्राउजर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर ब्राउजर को रिस्पॉन्स भेजेगा। ये रिक्वेस्ट किस फॉर्म में जाएगा? वेबसाइट के नाम के फॉर्म में, और आउटपुट वेबसाइट का
पेज आएगा। तो याद करिए, आप लिखते हैं www.facebook.com, आप भी अच्छे से जानते हैं आपके कंप्यूटर पे फेसबुक नहीं चल रही है, वो चल रही है अपने सर्वर पे, बट पेज खुलता है आपके ब्राउजर पे। आपके कंप्यूटर पे पीएचपी नहीं थी है, बट फेसबुक आपके ब्राउजर में रन हो रही है, क्योंकि फेसबुक एक वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन को चलाने के लिए ब्राउजर के अलावा हमें कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। तो ये सारे के सारे ब्राउजर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स आर्किटेक्चर पे बेस्ड हैं। रिक्वेस्ट भेजता है ब्राउजर, हमेशा याद रखिएगा, रेस्पॉन्स भेजता है सर्वर। तो ये जो एरो देख रहे हो आप, एरो का सर्वर की तरफ जाना रिक्वेस्ट है, सर्वर से आना रिस्पॉन्स है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, थोड़ा सा और टेक्निकल होना चाहूंगा मैं। प्रोटोकॉल सुना है आपने नाम? क्या होता है? कुछ रूल्स जो क्लाइंट और सर्वर फॉलो करते हैं, और इंटरनेट पे सबसे पॉपुलर जो प्रोटोकॉल चलता है, इट्स कॉल्ड HTTP प्रोटोकॉल। तो ये जो रिक्वेस्ट है, इट्स कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। आप याद कीजिए, एक वेबसाइट का पूरा नाम कैसे दिखता है? HTTP www डॉट समथिंग समथिंग समथिंग। तो जो HTTP है वो क्या है? दैट इज अ प्रोटोकॉल। और आप नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है, क्योंकि ब्राउजर्स का डिफॉल्ट प्रोटोकॉल इज HTTP। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर HTTP प्रोटोकॉल पे बेस्ड आर्किटेक्चर है। ये रिक्वेस्ट कहलाती है HTTP रिक्वेस्ट, ये रिस्पॉन्स कहलाता है HTTP रिस्पॉन्स। इसलिए कभी देखिए RGBV का सर्वर डाउन होता है तो HTTP एरर आपको दिखेगी, कभी दिखेगा 404, कभी दिखेगा 500, पढ़िएगा। तो जो एरर है, जिसे आप लोग एक्सेप्शंस बोलते हो, उसे हम HTTP एरर्स बुलाते हैं। तो आपको HTTP वर्ड भी ध्यान में रखना है, कई बार ये वर्ड सुनने में आएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अच्छा, एक और बात, ये जो सर्वर है ये विंडोज का है, मान लो यहां लिनक्स है, चलेगा? चलेगा। हम कौन सा यहां जावा चला रहे हैं? हम तो सिर्फ एक ब्राउजर चला रहे हैं। ये हो भले ही विंडोज मैक कुछ भी, मुझे अपने कंप्यूटर को इसके हिसाब से ट्यून अप करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो लिनक्स पे भी हम rgbb.ac.in खोल लेते हैं, उबंटू पे खोल लेते हैं, जबकि rgbb जिस सर्वर पे होस्टेड है वो विंडोज का सर्वर होगा, क्योंकि rgbb कोडेड है यूजिंग .NET एंड .NET रन्स ओनली ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म। राइट? तो हम लोग को ये सर्वर वाला पार्ट करना है, ये सर्वर वाला पार्ट आप कवर अप करेंगे जावा में। अब आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं बता दूं, ताकि ये गलतफहमी आप, अच्छा डायग्राम उतार लो आप। ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर है। रिक्वेस्ट, ये आपका जावा कोड। अच्छा, एक और बात, जब आप इस कोर्स में प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप ही का कंप्यूटर सर्वर और आप ही का कंप्यूटर क्लाइंट होगा। परफेक्ट। और जब आप इंटरनेट पे होस्ट करेंगे तब GoDaddy का सर्वर सर्वर होगा और बाकी दुनिया के कंप्यूटर्स क्लाइंट होंगे। तो ये भी समझ लेना, जब आपको मैं इनिशियली क्लासरूम में चीजें सिखाऊंगा, आप ही के लैपटॉप को बनाऊंगा सर्वर, और आप ही के लैपटॉप पे ब्राउजर डालकर उसे बना दूंगा क्लाइंट। तो सिंगल कंप्यूटर विल प्ले डबल रोल, इट विल बी सर्वर, इट विल बी क्लाइंट ऑल्सो। हुआ क्लियर? ठीक। अब लास्ट लिख लीजिए, क्या क्या टेक्नोलॉजीज पढ़नी है इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको, ताकि आपको सिलेबस का अंदाजा लग जाए क्या क्या सीखने वाले हैं। क्योंकि वेब एप्लीकेशन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो सबसे पहले आप 5 क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे। इसके ऑर्डर पे मत जाइएगा, है ना, ऐसा नहीं है कि हम इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ नाम लिखवा रहा हूं। नंबर 1 इज HTML, ठीक। नंबर 2 इज CSS। नंबर 3 इज JavaScript। नंबर 4 इज jQuery। नंबर 5 is Ajax। These are client side technologies, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां से शुरू होगा आपका सर्वर वाला पार्ट, जिसमें अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे JDBC बहुत डिटेल में। जितना आपने कोर में पढ़ा है वो JDBC का सिर्फ 20% पार्ट है। इवन जितना आपने प्रोजेक्ट में सीखा है वो भी सिर्फ JDBC का 20-25% है। JDBC में बहुत कुछ होता है, मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि उसकी जरूरत कोर में नहीं पड़ती है, एडवांस में पड़ेगी। देन 7th, यहां से आपका इंट्रोडक्शन होगा
वेब एप्लीकेशन के एक्चुअल पार्ट से, विच इज सर्वलेट। सर्वलेट के बाद वील बी लर्निंग JSP, फुल फॉर्म जावा सर्वर पेजेस, जावा सर्वर पेजेस। इसके बाद अपन सीखेंगे सेशन ट्रैकिंग। इसके बाद विल बी कवरिंग EL, देन we'll be covering Java Beans, then we'll be covering custom tags। ठीक है, अब हाईलाइट कर रहा हूं, इतना पार्ट जो आप देख रहे हैं ये पूरा पार्ट सर्वर बेस्ड होता है। सिर्फ ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये हम लोग इनिशियली सीखेंगे एज JSC। इसके लिए हमें एडवांस जावा की जरूरत नहीं है ना, इसलिए मैं इसको सबसे पहले पढ़ाऊंगा। और ये जो आप देख रहे हैं तो आप जान ही गए हैं, दिस एंटायर थिंग इज क्लाइंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब एक और चीज याद रखिएगा, जो सिर्फ ये सीखता है, सिर्फ ये सीखता है, वो कहलाता है वेब डिजाइनर। जो ये सीखता है वो कहलाता है वेब डेवलपर। आप दोनों हैं, क्योंकि आपको अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए दोनों सीखना पड़ेगा, डिजाइनिंग भी और डेवलपमेंट भी। दिस इज कॉल्ड वेब डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड वेब डिजाइनिंग। और इनको प्रोग्रामर भी नहीं बुलाया जाता है, प्रोग्रामर्स गुस्सा हो जाते हैं अगर इन लोगों को हम प्रोग्रामर बोल देते हैं, तो इन लोगों को बुलाते हैं ऑथर्स। दे आर कॉल्ड वेब ऑथर्स, दे आर कॉल्ड वेब प्रोग्रामर्स। हाँ सर, योगी एंड कप्स। चलिए अब एक चीज सुन लीजिए, आप लोग का जावा का टाइमिंग ये सही है, कुछ चेंजेस तो नहीं करने इसमें? ठीक, तो सैटरडे, हाँ सैटरडे, तो फिर सैटरडे संडे तो है, बीच का एक दिन 6:30 दे देंगे फिर। तो अभी तो एक ही दिन मिलेगा, अभी तो 6:30 तो चलेगा एक दिन। ठीक, एक दिन 6:30 कर लीजिए थर्सडे, और बाकी सैटरडे संडे। सैटरडे जल्दी आ सकते हैं तो बताइए, सैटरडे 4:30 आ जाओ, चलेगा? अरे चलो ठीक, वैसे ही रहो। तो अभी एक दिन के लिए आपको 5:30 आना पड़ेगा, क्योंकि मैं 6:30 का स्लॉट दे चुका हूँ नए बैचेस चालू होने सर के। तो आप लोग इस बार के लिए, सिर्फ इस बार के लिए वेडनेसडे शाम को 5:30 बजे आ जाइए, सिर्फ इस बार के लिए। अगली बार मैं आपको चेंज कर दूंगा फिर, क्योंकि नए बैच चालू हो रहे हैं इसलिए। क्या हुआ? अरे एक दिन की तो आ सकते हैं ना, एक ही दिन तो बोल रहा हूँ मैं, और कितने दिन बोल रहा हूँ? और इसी वीक बोल रहा हूँ मैं भी, क्योंकि इस वीक, क्योंकि 6:30 स्लॉट में दे चुका हूँ, तो इस वीक आ जाइए, अगली वीक से आपका शेड्यूल सही कर दूंगा। ठीक, तो आपका डेज वेडनेसडे, बस इस बार के लिए वेडनेसडे आना है, अगली बार से TSS हो जाएगा, थर्सडे सैटरडे संडे। ठीक, वो 3 दिन तो फिक्स है, और बाकी आप लोग अभी वेडनेसडे शाम को 5:30 बजे आ जाइए। और जिन्हें डिस्काउंट चाहिए वो रजिस्ट्रेशन याद से करा रही है 25 तक, नहीं तो फिर मैं भूल जाता हूँ फिर। हाँ जी, क्या? वेडनेसडे शाम को 5:30 बजे, सिर्फ इस वीक के लिए शेड्यूल है ये, अगली वीक से फिर सही कर देंगे आपके टाइमिंग। कल नहीं है, कल नहीं है, क्योंकि कल नहीं है, आपकी क्लास सीधे वेडनेसडे है अभी। वेडनेसडे आ जाइए, पूरा शेड्यूल बता दूंगा फिर आपको मैं। हाँ जी, कोर जावा कल 11 बजे से।